करी हैं कराची बार एसोसिएशन के और इशफाक अली बुरडू साहब को जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी। अब मैं तीसरी बार बुला रहा हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब को, इंशाल्लाह आप आएंगे वो अपना। अच्छा, ऑनरेबल जजेस ने आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दे दी और नसरुल्लाह कुरैशी साहब ने, राहिल समसम साहब ने, मुकेश साहब ने। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करूँगा विच आई बिलीव दैट दीज आर इम्पोर्टेंट। अलबत्ता सारी हो गई हैं। आपने सिलेबस देखा होगा जो MCQs का शेयर हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप ये बताएं सिलेबस ये सेम रहेगा या सिलेबस चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कोई ऐड करने इसमें या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर जिनके पास होगा जो ये STS की तरफ से शेयर हुआ था, सिबा की तरफ से, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल लॉ का कॉलम दिया गया है। अब देखिए MCQs की हद तक तो ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन आ सकता था। आपकी रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इस बार माय नॉलेज इज कंसर्न और दूसरे जो भी पास पेपर्स हैं कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। तो ये आपकी रिटन टेस्ट में काम का नहीं है ये सब्जेक्ट। अब उसके अलावा 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपकी जुडिशरी का 50 to 60% पेपर आता है, कभी कभार 70 to 80 भी आ जाता है, पर मिनिमम रेशो ये सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड और कानून शहादत आर्डर। अब ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है LED जो सीबा वालों ने सिलेबस आपके साथ शेयर किया था MCQs का। अब अगर आप सिविल लॉ देखेंगे तो सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, इन दोनों से सवाल आते हैं, ठीक। अब ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसके सिर्फ सेक्शन 79 से 82 तक जो सिविल जज की हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, मोड ऑफ रिकवरी वगैरह से ज़्यादा नहीं, और वो भी रिटन में नहीं आता, वो भी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया या MCQs में पूछ लेते। तो आप अगर ऐड करना चाहें तो 2 सब्जेक्ट हैं, आप ऐड कर लें इस सिलेबस के अलावा जो आएंगे। एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। बाकी लिमिटेशन एक्ट के सिर्फ आप आर्टिकल्स पढ़ें, उसका शेड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल तो नहीं आएगा कि आप बताएं व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के मुतल्लिक़ हो सकता है आपको कुछ क्यूरीज वगैरह आ जाए, उससे मैं बाद में आता हूँ। अब क्रिमिनल लॉ का अगर आप कॉलम देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ में आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट, ATC वाले एक्ट से आप, मैं नहीं समझता कि आपके कोई रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ATC के एक्ट का मजिस्ट्रेट के ट्रायल से कोई कंसर्न नहीं, एक्सेप्ट डिमांड अगर जैसा ना हो तो बाकी। और CNS का एक्ट पढ़ लीजिएगा आप, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिमिनल में। एक PICA एक्ट है जिसका हमने लेक्चर दिया था, जो हमने क्लासेस चलाए थे इस फोरम की तरफ से, और एक जुवेनाइल जस्टिस के मुतल्लिक आपको मुकेश साहब ने लेक्चर दिए थे, वो उसके मुतल्लिक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो सिलेबस और फैमिली लॉ सारे जो मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट है या फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, गार्डियन वार्ड एक्ट है और स्पेशल लॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि आजकल क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं और जजेस जो हैं वहाँ पे सिविल जजेस ही अपॉइंट होते हैं, तो ये इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जैसे ऑनरेबल जजेस ने आपको बताया या जो फार्मर जजेस उन्होंने आपको बताया, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप पूरे बुक को उठा के पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको 1 महीने के सेशन में पढ़ाए थे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी है, क्या आनी है, वही चीज़ें आनी है, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस के अलावा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। अगर आप सबने के पास पास पेपर होंगे, और पास पेपर जैसे राहिल साहब ने भी आपको बताया, अगर देखेंगे पहले 2012 से पहले क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आते थे कि आपको 10 या 8 क्वेश्चन है उसमें से 5 अटैम्प्ट कर लें, इस तरीके से। अब उस 2012 के बाद जो क्वेश्चन आना शुरू हुए उसमें ये था कि आपको 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 1 या 2 आपको 20 मार्क्स का होगा, बाकी जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसमें सब क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के, वो 5 होते हैं उसमें से 4 आपको करने होते हैं। ये पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का जो आजकल आ रहा है। लास्ट ईयर ये आया था 2022 वाला के, उसमें भी शायद 8 क्वेश्चन थे, 5 करने थे। 2012 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ वो 2022 में, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर इस तरीके के आते हैं। अब किस तरीके के सवाल आते हैं, अब देखें। अब जैसे वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में अमेंडमेंट आई, पहले सिविल जजेस के पास सिर्फ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस होती थी, तो वो सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल के मुतल्लिक क्वेश्चन पूछते थे। अब 2 चीज़ें नहीं आई हैं इस मरतबा, एक तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज़ ये है कि सिविल जजेस साहिबान जो भी हैं
उनको 15 मिलियन की आई बिलीव जुरिस्डिक्शन दी गई है, ठीक। तो सिविल सूट्स भी उनके पास ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सिविल सूट भी चला रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसमें 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रोसीजरल और दूसरा आएगा सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल आपको राइल साहब ने कुछ बताया कि बेल ऑर्डर भाई पूछ सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था उस वक्त था कि 164 का प्रोसीजर बताएं, ठीक। और उदैर साहब भी आ गए जो बीच में क्लास छोड़ के चले गए थे, पर अभी से अच्छा। और 164 का प्रोसीजर बता दें, ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन पीरियड का क्या होता है। इस मरतबा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेरे मुताबिक जो आपके रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आएंगी कि सिविल ट्रायल के बारे में लिखें प्रिसाइजली कि सिविल ट्रायल किस तरीके से होता है। या अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कोई ऑर्डर इंजक्शन का, ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 का, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, ये आपके इल्म में होने चाहिए। जो ऑनरेबल जज साहिबान ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर। यहाँ बेंच बुक का हवाला दिया गया, तो ये मैं आपको चीज़ एक इल्म में लाऊँ कि बेंच बुक ज़ीशान मंजूर शेख साहब ने लिखा है, जो आज भी सिटिंग जजेज़ हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं, इन सिविल जजेस स्पेशली। तो ऑर्डर्स के अलावा प्लेन ड्राफ्ट आ सकता है सिविल सूट के मुतल्लिक, जो हमने सेशंस करवाए थे उसमें हमने आपसे प्लेन ड्राफ्ट करवाए थे, फैमिली लॉ के मुतल्लिक भी और सिविल के मुतल्लिक भी। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने रिसेंट पॉडकास्ट में भी बताई थी, वो डिटेल में है, 45 मिनट्स का सिर्फ इस चीज़ पे, रिटन और इंटरव्यू पे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखें हर किसी का जो मेथड होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, उन सब ने डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। मुकेश साहब हैं, मैं हूँ, या नसरुल्लाह कुरैशी साहब ने आपको बताया किस तरीके से अटेम्प्ट करें। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे मुताबिक आप स्टार्टिंग करें इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से क्वेश्चन की प्रिसाइजली। उसके बाद अगर रेलिवेंट प्रोविज़न आपको आता है तो आप मेंशन करें। जैसे अभी मैडम ने सवाल किया कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप, ये जाहिर सी बात है हर किसी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो सारे पाकिस्तान पिनल कोड या सीपीसी के सेक्शन याद रखिए, सीआरपीसी का। अगर अच्छा है देन दिस इज़ अ गुड, इट इज़ अ प्लस पॉइंट। अदरवाइज जो आप अगर ये मेंशन कर देते हैं डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दिस इज सफिशिएंट, उसके बाद अगर प्रोविज़न याद है तो आप वो मेंशन कर लें। एक चीज़ आप देखें कि हम जैसे डायसेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, अगर जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं उसके आप एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर सकते हैं 2-3 लाइनों में या कॉलम की तरह बुलेट पॉइंट की शक्ल में, तो आप वो मेंशन करें उस पर। एक अगर आप समझते हैं इलस्ट्रेशन देना, ठीक, अगर आपको आती है तो वो दे दें इलस्ट्रेशन। ये काफ़ी चीज़ें हैं लिखने के लिए, एक 5 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी और 20 मार्क के भी। अब डिपेंड करता है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया 20 मार्क्स का तो उसको तो आपको ले जाना पड़ेगा 3 से 4 पेजेस पे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करनी पड़ेंगी। पर अगर आप जैसे ईशान साहब ने आपको बताया, एडीजे साहब ने, कि आप जो है हेडिंग भी लिखें। अब कुछ सवाल होते हैं कि क्या हम आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन रिक्वायरमेंट नहीं है आपके रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, वो सीएसएस में होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर हेडिंग देते हैं दिस इज सफिशिएंट। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया आपके लिए तो वो आपको 1 से 1.5 पेज तक ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एनर्जी सर्फ आपको नहीं करनी इतनी। अब अगर आप जब रिटन पेपर देखेंगे उसकी टाइमिंग, तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स 180 मिनट्स, ठीक है। अब अगर 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो मिनिमम आपको एक क्वेश्चन पे देने अराउंड 30 to 40 मिनट्स आप एक क्वेश्चन पे। तो आपकी ये टाइम मैनेजमेंट देखें, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब बंदा लिखने को बैठता है तो वो टाइम को नहीं देखता कि क्या मेरा बचा है, किस टाइम कितने मुझे टाइम करना है। कुछ लोग होते हैं जो ये चीज़ करते हैं, अलबत्ता जिनकी हैंड राइटिंग स्पीड तेज़ होती है वो तो क्वेश्चन को 3 घंटे से पहले ही अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले। जिनके लिए इशू होता है ये टाइम मैनेजमेंट का, तो वो अपनी चीज़ ये जहन में रखें कि आपको जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो टाइमिंग 30 से 40 मिनट्स, उससे ज़्यादा ना हो। अगर 5 मिनट का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से 8 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। बहुत सारे काबिल जो हैं वकला जिन्होंने टेस्ट दिए जजेस के लिए, उनके क्वेश्चन मिस हो जाते हैं इस वजह से, जो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। और एक चीज़ देखें, एक बड़ी ऑनरेबल जजेस ने आपको बात बताई, अब MCQs तो ये है नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम जैसे होता है। आप रिटन में दे रहे हैं कोई क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपने सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ, ठीक, अब वो अगर आपके सामने आ गया, अब जाहिर सी बात है आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप सेक्शन की लैंग्वेज लिख सकें, पर अगर आपके कॉमन सेंस के मुताबिक व्हाट एवर यू कैन अटेम्प्ट, अगर आप अपना उसमें लिख सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको है, अगर वो भी आप मेंशन कर देते हैं तो कम से कम मार्क्स न मिलने से बेहतर है 1-2 मार्क्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे कीजिएगा। अब एक सवाल जो तकरीबन हमारे ग्रुप्स पे, जैसे ग्रुप बने हुए हैं हमारे प्रिपरेटरी क्लासेस के,
उससे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या केस लॉ मेंशन करना चाहिए। देखिए कुछ जो है केसेस लॉ मेंशन करते हैं, मेजॉरिटी नहीं करते, मैंने भी नहीं किया था, ठीक है। केस लॉ मेंशन करने में ये होता है कि एक 2015 की बेच में जज थे प्रदीप कुमार साहब की, उन्होंने एक केस लॉ मेंशन कर दिया। अब जब केस लॉ मेंशन कर दिया और वो तो बेल के ऑर्डर में लिख के आ गए, प्रोविजन बेल क्वेश्चन में। अब वो जब वो इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में उनसे वो पूछा जज साहबान ने कि आपने जो ये केस लॉ मेंशन किया है इसके फैक्ट्स क्या हैं, या इस केस में क्या लेट डाउन किया गया था। तो ये बड़ा इशू हो जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम केस लॉ मेंशन कर रहे हैं और आपको वो अच्छी तरीके से याद भी है, फिर तो आप लिखें, फिर आपको वो इंटरव्यू में अगर पूछेंगे तो आप उसका जवाब भी दे देंगे। पर अगर आप केस लॉ मेंशन करके आते हैं, फिर आपको ना फैक्ट्स का पता है, ना उसमें कोई ऑबिटर डिक्टा या रेशो डिसेंडा क्या हेल्ड किया गया, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो मेंशन करके आ जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। बाकी उसके अलावा इस मर्तबा जो सिविल लॉ है इस पे थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि सिविल लॉ के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा आ जाएं इसमें। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं, उससे पहले उज़ैर गोरी साहब को कहेंगे कि सर 2 मिनट आप आ जाएं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि 3 बजने में टाइम अभी 50 मिनट्स बचे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर जिनके भी आप नोट डाउन कर लें, जो ऑनरेबल जज साहिबान से पूछने हैं, मुझसे पूछने हैं या किसी भी दूसरे फार्मर जज से, तो आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू।